तो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है और ये एक कहानी है जैसे कि हम अपने दादा दादी से सुना करते थे इस तरह की कहानी है, लेकिन आपकी आत्मा हिल जाएगी इसको आप पूरा सुनोगे तो। दोस्तों, एक गांव के अंदर दो भाई रहा करते हैं। बड़ा भाई जिसका नाम धीरू, छोटा भाई जिसका नाम वीरू। बड़ा भाई बहुत ज़्यादा अमीर था, छोटा भाई गरीब था। हालांकि दोनों के पास एक बराबर के खेत थे, मगर छोटे भाई के खेतों में पता नहीं क्या था, कुछ होता ही नहीं था। अब क्या होता है, बड़े भाई के बेटे की सगाई होने वाली थी, उसको लड़की वाले देखने के लिए आने वाले थे। तभी बड़े भाई के यहाँ पर लड़के को देखने के लिए जब लड़की वाले आते हैं तो छोटा भाई जो गरीब था वह अपनी पत्नी से बोलता है कि तू ऐसा कर, तू दलिया बना ले और शक्कर से खाएंगे दलिया को, बहुत दिन हो गए, काफ़ी मन कर रहा है। लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि शक्कर तो घर में है नहीं, दलिया कैसे खाओगे? तो वो बोलता है कि अरे तुम पागल हो गई हो, मेरे बड़े भाई का लड़का जिसकी शादी के लिए लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो शक्कर बांटेंगे और सबको देंगे घर घर, तो शक्कर आ जाएगी, दलिया हम बना लेंगे, तो दलिया शक्कर के साथ खाएंगे। अब जो पत्नी होती है वह देखती है कि देखो वो अमीर आदमी हैं, बुलाएं ना बुलाएं, पर चलो मैं बना देती हूँ। और फिर पत्नी ने दलिया बना दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बड़े भाई ने छोटे भाई को बुलाया ही नहीं और ना ही कोई शक्कर वगैरह जो बांटी जाती है घरों में वो ही बंटवाई होती है। अब क्या होता है दोस्तों, अब ये दलिया जो होता है उसको रूखा सूखा ऐसे ही खा लेते हैं और फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब जो लड़का होता है बड़े भाई का, उसकी ब्याह की चिट्ठी आती है और ब्याह की चिट्ठी जैसे आती है तो अब जो छोटा भाई होता है वह कहता है कि अब मेरा बड़ा भाई ज़रूर बुलावा भेजेगा। लेकिन दोस्तों, उसकी पत्नी कहती है नहीं बुलाता वो, तुम गरीब हो, वो अमीर है, वो कैसे तुम्हें बुलाएगा? लेकिन भाई फिर भी अड़ा रहता है कि मेरा भाई ज़रूर बुलाएगा, वो ऐसा नहीं है, तुम दलिया रांध लो, दलिया बना लो, फिर से हम उसे शक्कर से खाएंगे। मगर दोस्तों, बड़े भाई का लड़का, उसको ब्याह की चिट्ठी भी आ जाती है लेकिन वह छोटे भाई को बुलाता ही नहीं है और ना ही कोई घर में शक्कर वगैरह या कुछ भी भिजवाता है। अब तो यहाँ पर नहीं बुलाया तो पत्नी कहती है देखो मैंने पहले कहा था ना, अब खाओ रूखा दलिया। अब रूखा दलिया फिर से खा लेते हैं, क्या करें, अब खाना तो पड़ेगा। अब कुछ दिन के बाद बड़े भाई के लड़के की शादी के लिए मतलब बारात जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरा दिन था, बारात तैयार होने वाली थी। अब यह जो छोटा भाई होता है वीरू, पत्नी से कहता है कि देख अब तो ब्याह में मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, शादी में तो बुलाएगा ही, भाई के बिना बारात कैसी। अब तुम ऐसा करो, मेरे कपड़े वगैरह धो दो। अब जो पत्नी होती है वह कहती है तुम क्यों पागल हो रहे हो, वो अमीर है और तुम गरीब हो, वो नहीं बुलाएगा तुझे। लेकिन ये कहता है नहीं नहीं तुम कपड़े धो ना, वो बुलाएगा मुझे। और फिर दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन बारात ऐसे ही चली जाती है, लेकिन कोई भी इनके घर पर बुलावा नहीं आता है। अब कई दिन गुजर जाते हैं, घर में खाने की भी परेशानी थी। अब लोगों की फसल उठी थी लेकिन इस वीरू की खेत में जो फसल थी वो तो कुछ थी ही नहीं, वो तो उठी ही नहीं, पता नहीं कैसे बिगड़ जाया करती। अब धीरू सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर खेतों में से कुछ गेहूं की जो बाली होती है ना, वो ज़मीन पर गिर जाती है जब लोग फसल उठाते हैं, उसको गांव में सिल्ला बोलते हैं, सिल्ला बीन कर आता हूं। तो कुछ बालियां बीन कर इकट्ठा कर लेते हैं, उनको कूट करके उनमें से कुछ अनाज निकल आता है, खेत में से बीन लेते हैं। तो ऐसी सिल्ला बीनने के लिए वह खेतों की तरफ निकल जाता है और वह जाता है, देखता है भाई के खेत में काफ़ी सिल्ला है, तो भाई के खेत में से ही सिल्ला बीनने लगता है। अब यहाँ पर जैसे गेहूं की बाली कोई है उठाने लगता है तो एकदम से गेहूं की बाली बोलती है कि खबरदार मुझे छुआ तो। अब एकदम से ये देखता है कि क्या हुआ। वह बोलती है मैं तेरे भाग्य में नहीं हूँ, तेरा अधिकार मुझे छूने का नहीं है, मुझे छूने का अधिकार सिर्फ तुम्हारे बड़े भाई का है, वही मुझे छुएगा। और फिर वो बोला, रो रो करके उसके सामने रोने लगता है कि मैं क्या, मेरे भाग्य कब तक ऐसे रहेंगे, मैं कब तक गरीब रहूँगा और मुझे कोई रास्ता तो बता दो। अब यहाँ पर जो ये आदमी होता है छोटा भाई वीरू, ये बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में गरीबी ही क्यों है, मैंने ऐसा क्या पाप किया है। अब जो बाली होती है ना गेहूं की, वो बोलती है कि तेरी ज़िंदगी सुधरेगी, ज़रूर सुधरेगी, तू रो मत, लेकिन तुझे यहाँ से 100 मील दूर जाना है। 100 मील दूर जाने के बाद एक नदी मिलेगी, नदी की पल्ली पार दूसरी तरफ किनारे पर एक कछुआ उल्टा पड़ा हुआ है और वो सीधा होने के लिए तड़प रहा है, तुझे उसे सीधा करना होगा जा करके।
और फिर तेरी किस्मत भी सीधी हो जाएगी। अब तो यह सोच ही लेता है कि चलो कोई काम धाम तो है नहीं, ना ही खाने कमाने के लिए कोई चीज़ें हैं, अब चलो मैं सफ़र भी कराऊंगा, कुछ रास्ते में मिलेगा वहाँ पर खाता चलूँगा। और अपनी पत्नी से कहता है कि थोड़ी बहुत रोटी वगैरह बांध दो, मैं निकलने वाला हूँ और इस तरह से मुझे जाना है कहीं पर। पत्नी उसके लिए थोड़ा बहुत खाना बांध देती है और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। अब दोस्तों निकलते निकलते पैदल जाना था, कोई सवारी तो उस टाइम पर हुआ नहीं करती थी, वो गरीब था। और अब वह एक गांव में पहुंच जाता है। गांव में जाकर के जैसे रुकते हैं, पहले पुराने ज़माने में दोस्तों जब सफ़र किया करते थे ना पैदल पैदल, तो 20 गांव दूर अगर जाना है तो रास्ते में जो गांव पड़ जाता था वहाँ पर रुक जाया करते थे और लोग भी बड़ी अच्छी खातिरदारी किया करते थे। आजकल तो लोग भूल गए हैं, किसी को दिल्ली जाना है तो सीधा दिल्ली जाएंगे, गाड़ी होती है आजकल, रास्ते में कौन रुकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अब जब गाँव पड़ता है तो वह रुक जाता है कि भाई रात हो गई है, यहाँ पर ठहर लूँगा किसी के घर। और फिर किसी से पूछता भाई मुझे ठहरना है एक रात के लिए, तो एक आदमी कहता आजा भाई मेरे पास आजा, क्योंकि उस टाइम पर सब लोग किसी को भी रोक लिया करते थे। वहाँ पर रोक लिया जाता है। अब दोस्तों रोटी का टाइम हो रहा था खाने का, तो रोटियां बन रही थी अंदर, और जो वह रोकने वाला इंसान था वह कहता भाई बैठ जाओ आप, अंदर से रोटी आएंगी, मैं आपको रोटी खिलाऊंगा। और अंदर से जब रोटी आती है तो वह देखता है थाली में उसकी पत्नी उसे एक ही रोटी दे रही थी, जो गाँव का बासी था जो वहाँ पर बैठा हुआ था। वह कहता है कि देखो रागीर, मेरे पास एक ही रोटी है और इसमें से आधी तुम खा लो, आधी मैं खा लूँगा। और फिर यहाँ पर यह जो गरीब आदमी था, इसको तो आदत थी भूखा सूखा रहने की, वो कहता है ठीक है मैं आधी रोटी खा लेता हूँ। और फिर रात गुजर जाती है और सुबह यह जाने लगता है वीरू। तो वही कहता है रोटी, जिसने आधी रोटी खिलाई थी, कि यार तू कहाँ जा रहा है, ये बता, मैं अपनी किस्मत सीधी करने जा रहा हूँ। तो वह कहता है कि तू ऐसा करना, मेरी भी किस्मत के बारे में पूछ लेना कि मैंने ऐसा क्या बिगाड़ दिया जो मेरी पत्नी मुझे सिर्फ एक रोटी देती है और झगड़ा करती है पूरे दिन। वह कहता ठीक है मैं पूछ आऊँगा वहाँ पर उस कछुए से। अब वह वहाँ से आगे निकल जाता है। आगे निकलने के बाद फिर 2-4 गाँव चलता, फिर रात हो जाती है। फिर उस गाँव के अंदर रुकता अगला गाँव जो होता है, वहाँ पर लोग उसे ठहराते हैं, खाना खिलाते हैं। लेकिन जब सोने की बारी आती है तो बाहर नहीं सुलाते, कहते हैं अंदर सो जाओ भाई, क्योंकि रात को आज अमावस्या है और अमावस्या के दिन हमारे गांव में रात को पत्थर बरसते हैं। अब तो उसको अंदर सुला लिया जाता है। सच में ही रात पर पत्थर बरसे थे। सुबह होती है तो गांव वाले पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तुम? वो कहता मैं अपनी किस्मत सही करने जा रहा हूँ, एक कछुआ है उसको सीधा करना है। तो वह लोग कहते हैं कि यार जब तू अपनी किस्मत सीधे करने जा रहा है तो हमारे गाँव की जो समस्या है इसके बारे में भी पूछना कि हमारे गाँव में इतने पत्थर क्यों बरसते हैं अमावस्या के दिन। वह कहता है ठीक है जी। उसके बाद वहाँ से आगे निकल जाता है तो जंगल पड़ता है, उसको भूख लगती है तो जंगल में एक बेरी का पेड़, उस बेरी के पेड़ के पास जाता है। बहुत अच्छे अच्छे उसमें बेर लगे हुए थे, पके हुए थे, लेकिन जैसे वह बेर तोड़ने लगता है तो बेर गायब हो जाते हैं। अब तो जो बेरी होती है वो बोल उठती है कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो मुझ में फल लगते हैं इनको कोई राहगीर खा नहीं सकता, और तुम कहाँ जा रहे हो राहगीर? वह कहता है कि मैं कछुए को सीधा करने के लिए जा रहा हूँ, अपनी किस्मत सीधी करने जा रहा हूँ। बेरी कहती है कि मेरे बारे में भी पूछ लेना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया या फिर क्या यहाँ पर मामला हो रहा है। वह कहता है ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाता है। आगे नदी पड़ती है। अब जो नदी होती है उसको पार करना था तो वहाँ पर एक मगरमच्छ था, और मगरमच्छ से वह बोलता है कि मुझे उस दूसरी पार अगर तुम पहुँचा दोगे तो तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। मगरमच्छ कहता है कि क्यों जा रहे हो तुम दूसरी पार? वह कहता है कि मैं दूसरी पार एक कछुआ है उसको सीधा करने जा रहा हूँ, अपनी किस्मत भी सीधी करने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ों का वो बता देगा मुझे। तो मगरमच्छ कहता है कि मेरे बारे में भी पूछ कर आना, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ पल्ली पार। और फिर मगरमच्छ उस आदमी को बिठाकर दूसरे किनारे पर छोड़ देता है। अब उसके बाद कछुए के पास जाता है। कछुआ वाकई में औंधा पड़ा हुआ था उल्टा, उसको वह सीधा कर देता है। और कछुआ सीधा होते ही कहता है कि हे रागीर तेरी किस्मत बदल गई, समझ ले आज से तेरे अच्छे दिन चालू हो गए। अब वह वापस आने लगता है, लेकिन बाकी लोगों के सवाल उसको याद आते हैं। कछुए से कहता है कि आप एक बात बताइए, कुछ और लोगों ने मुझे सवाल पूछे थे, उनके जवाब भी दीजिए। तो कछुए ने सारे जवाब उसको दे दिए होते हैं, और उसके बाद वह नदी से दूसरी तरफ आने लगता है तो वही मगरमच्छ उसको तैयार मिलता है। वह कहता है कि बताओ मेरा कोई सॉल्यूशन मिला? वह कहता है पहले मुझे तुम पल्ली पार पहुंचाओ। मगरमच्छ उसको पीठ पर बिठाकर पल्ली पार पहुंचा देता है। अब मगरमच्छ पूछता बताओ क्या दिक्कत है? मुझे दर्द बहुत होता है, क्योंकि मगरमच्छ ने कहा था कि मुझे दर्द बहुत होता है पाँव में और पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो अब वह कहता है कि तुम्हारे पाँव में नीचे हीरे जो चट्टानों में हीरे लगे रहते हैं, हीरे पर पाँव रख दिया होगा, 2 हीरे तुम्हारी उंगलियों के बीच में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं, उनको निकाल दोगे तो तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। और उनको किसी जो धर्मार्थ पुरुष होते हैं
यानी कोई साधु पुरुष होते हैं उनको दे देना और तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तो जो मगरमच्छ होता है वो कहता है कि आप ही निकाल दो और तुम ही धर्मात्मा हो मेरे लिए, तो फिर वो उसके पाँव को ऊपर करता है मगरमच्छ और उसके पाँव में से 2 हीरे निकाल देता है। मगरमच्छ का दर्द कम हो जाता है, क्योंकि मगरमच्छ के लिए हीरो की क्या अहमियत है, कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए तो पत्थर कंकड़ हैं। वो मगरमच्छ उसको आशीर्वाद देता है, आपने बहुत अच्छा किया, और वो हीरे लेकर वहाँ से चलने लगता है। अब सीधा पहुँचता है बेरी के पेड़ के पास। बेरी के पेड़ पूछती है कि बल पूछा है मेरे बारे में? वह कहता है बेरी के पेड़ से, हाँ पूछा आया, तुम्हारे नीचे किसी चोर डकैत ने अच्छा धन गाड़ा हुआ है, उसकी वजह से तुम्हारे बेर कोई और इंसान नहीं खा पाता, और तुम इनको निकाल करके किसी सही सीधे सच्चे इंसान को दे देना और फिर तुम्हारे बेर लोग खाने लगेंगे। अब वह बेरी कहती है कि मुझे तुमसे अच्छा सच्चा इंसान कोई नहीं दिखता, तुम ही खोद लो ये। और फिर वह खोदता है तो नीचे सोना चांदी निकलता है, उसको वह अपना गठरी में बांध लेता है और वहाँ से निकल जाता है, और अब बेरी के बेर खाने योग्य हो जाते हैं, कोई भी खा सकता है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर जिस गांव में पत्थर बरसा करते थे वहाँ पर पहुँचता है। वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा सॉल्यूशन लेकर आया। वह कहता हाँ तुम्हारी समस्या का भी समाधान मैं लेकर आया हूँ। तुम्हारे गांव में अमावस्या के दिन किसी साधु संत का अपमान किया गया था, उसकी वजह से तुम्हारे गांव में पत्थर बरसते हैं। इसका हल ये है कि 11 साधु संतों को 11 दिन तक तुम्हें खाना खिलाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी। अब तो वह गाँव के लोग कहते हैं ठीक है, अगर ऐसे हो सकता है तो हम कर देते हैं। 10 संत ढूंढे जाते हैं और एक कहा जाता है कि भाई तुम भी हमने संत मान लिए, तुम्हारे साथ तुम्हें भी हम उन संतों में जोड़ देंगे, और फिर 11 दिन तक तुम्हें यहीं पर रुकना होगा। वहीं पर है 11 दिन तक खूब खातिरदारी होती है। तो अब जब अमावस्या आती है तो वहाँ पर पत्थर नहीं बरसते हैं। गांव वाले कहते हैं यार ये तो बहुत अच्छी बात हुई, और फिर उसको बैलगाड़ी गिफ्ट में देते हैं कि तुम्हारे पास सोना चांदी बहुत है, रास्ते में कोई चोर न छीन ले तो जल्दी जल्दी निकल जाना, दिन दिन में। बैलगाड़ी दे देते हैं उसको, उसमें अपना सामान रख लेता है वो जो भी सोना चांदी था। अब वो आगे जाने लगता है दोस्तों, और उसके बाद रोटी वाला जो था, 1 रोटी मिलती थी उसको अपनी पत्नी से, उसके घर पर पहुँचता है। वो पूछता है कोई सॉल्यूशन मिला? वो कहता हाँ तुम्हारी समस्या का भी हल है। पिछले जन्म में तुम्हारी पत्नी और तुम एक साथ ही थे, और तुम अपनी पत्नी को पीटा बहुत करते थे, और अगर इस समस्या का समाधान करना है तो अपनी पत्नी से माफ़ी मांग लो इस जन्म में, और फिर ये समस्या दूर हो जाएगी। अब तो अपनी पत्नी के पाँव में गिर गया कि मुझे माफ़ कर दो, और पत्नी को भी बड़ी शर्म आती है, उसको अपना जो किए का एहसास होता है, वह अपने पति को माफ़ करती है और कहती है चिंता मत करो, आज से भरपेट खाना तुम्हें दिया जाएगा। उसके बाद वह अपनी गाड़ी को लेकर अपने गाँव की तरफ जाने लगता है। गाँव की तरफ जा रहा था तो धूल उड़ रही थी, कच्चे रास्ते थे तो धूल उड़ा करती थी। बड़ी गाड़ी थी बैलों की। गांव के अंदर जाता, अरे ये कौन आ गया, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई बैलगाड़ी से आता है बड़ी वाली से तो ये कहा करते थे कोई सेठ है, क्योंकि उस दौर में गाड़ियां तो हुआ नहीं करती, ये बैलगाड़ी हुआ करती थी। घर पहुंचता उसकी पत्नी देखती, अरे ये तो वीरू है, और एकदम से वहाँ पर पत्नी उसका स्वागत करती है, धनमाया जो भी थी उसको उतरवाती है, अच्छा घर बनाते हैं और अच्छा सिस्टम रहने का बन जाता है। उनका पैसा वैसा बहुत है, अब कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो उसका बड़ा भाई उसके घर पर आता है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें शादी में मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। और उसके बाद यह भी कहता है कि मैं बहुत ख़राब इंसान हूँ। लेकिन छोटा भाई कहता है वीरू धीरू से कि धीरू भाई तुम खराब नहीं हो, मेरी किस्मत ही ख़राब थी, क्योंकि मेरी किस्मत ख़राब नहीं होती तो तुम मुझे बुलाते भी। तो दोस्तों जब किस्मत या नसीब ख़राब हो जाता है ना तो सब साथ छोड़ देते हैं। इस कहानी का मेन उद्देश्य ये है, जब नसीब ख़राब हो जाता है तो सब लोग साथ छोड़ देते हैं, और जब नसीब सही हो जाता है तो सब लोग साथ देने लगते हैं। ये सब नसीब का खेल होता है। तो आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? इंसान कई बार अपने जीवन में बहुत कोशिश करता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिलती है, और जब भी वह इधर उधर नज़र घुमाकर समाज में देखता है कि यार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बराबर भी काम नहीं करते, उनके अंदर अकल भी नहीं है ज़्यादा, और वो इतने सक्सेस हैं, वो इतने पावरफुल हैं, उतना पैसा है उनके पास, तो ये वही है, नसीब की बात है दोस्तों। जब नसीब खराब होता है तो अक्लमंद से अक्लमंद इंसान भी बेवकूफ़ दिखता है लोगों को, और जब नसीब साथ देता है तो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ लोग भी लोगों को बड़े समझदार दिखते हैं, बड़े अमीर दिखते हैं। तो ऐसा नसीब की वजह से होता है, प्रारब्ध जिसको बोलते हैं। तो कभी घबराएं नहीं जीवन में, अगर कोई कामयाबी नहीं मिल रही है तो थोड़ा सा इंतज़ार करें, लड़ते रहें, 5 साल 2 साल चाहे 10 साल गुजर जाएं, लेकिन काम करते रहें और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। नाम इस कहानी में ले नहीं रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ी सी कहानी ऐसी थी जो शिक्षाप्रद कहानी थी, ये रियल वाक्य नहीं है, मतलब एक कहानी है जो बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा बताई जाती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा ज़रूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।